नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमने पुरानी जो क्लास में पढ़ा, पिछली जो क्लास में हमने पढ़े टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए थे कि जैसे भारत के ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात करते हैं आज अपना टॉपिक ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। देखो, ऋग्वैदिक काल है तो इसको ऋग्वैदिक काल नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वैदिक काल। क्योंकि अब हम आज बात करेंगे, अपना जो टॉपिक है वैदिक काल। प्रारंभ में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, लेकिन आज हम बात करेंगे वैदिक काल। तो दरअसल वैदिक काल क्या है, मतलब वेदों का काल। तो वेदों के काल को, इस काल को भी दो भागों में विभाजन किया गया है, क्योंकि एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ऋग्वेद, मतलब इस काल में ऋग्वेद जो खाली एक वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद से जो जुड़ा हुआ है, या ऋग्वेद की जो पूरी व्यवस्था है, या पूरी जो प्रारूप है, या पूरे जो ऋग्वेद के मंडल है, या ऋग्वेद से जो भी जुड़ी बातें हैं, वो इस मंडल, इस काल में समाहित है। इस काल का जो कालक्रम है 1500 ईसा से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद में जब वेद और अन्य दूसरे वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसका कालक्रम है 1000 से 600 ईसा पूर्व, इस काल को कहा गया है उत्तर वैदिक काल। मतलब है तो ये ऋग्वैदिक, लेकिन इस ऋग्वैदिक का बाद के जो वेद है उनका काल है, उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो अब हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो अंत है वो 1750 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो सिंधु सभ्यता का जब पतन 1750 ईस्वी पूर्व में हुआ, तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई, उस सभ्यता का जो कालक्रम चालू हुआ 1500, मतलब कितना टाइम का अंतर है, 250। इसको संक्रमण काल मान लो कि मतलब क्या चल रहा होगा, कैसे है, उसको संक्रमण काल। तो 1500 ईस्वी पूर्व में एक नई सभ्यता जो है उदय आई ईसा पूर्व में, उस सभ्यता को नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता, जिसके निर्माता कौन थे? आर्य। इस सभ्यता के जो निर्माता थे, या इस सभ्यता के जो लोग थे, वो कौन थे? आर्य। तो आर्यों की सभ्यता को है वैदिक सभ्यता कहा गया। तो अब इन आर्यों को जो क्या है, दस्यु और दास भी कहते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, तथा इनका मूल निवास है, या फिर जो आर्य है उनके लिए बारे में बोला है कि जो संबर है आर्यों का, एक राजा था संबर, वो स्वप्रो का स्वामी था। आर्यों को क्या है, दस्यु और दास माना जाता था, क्योंकि इन आर्यों को दस्यु और दास माना जाता है, जिसका उल्लेख जो ऋग्वैदिक काल में दिखाया है भरत वंश के राजा सुदास, भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजा, 10 राज युद्ध, जिसमें 10 राजाओं में जिसमें 5 थे, अनु, यदु, दुहे, कुरु, कुणिद, और 5 इनके सहायक राजा, या फिर जो जैसे खारवरिक, पुरीक, जो बिल्कुल कमजोर राजा, वो इनके साथ थे। तो इनका युद्ध हुआ, क्योंकि भरत वंश के जो राजा सुदास थे, तो भरत वंश के राजा सुदास के जो पहले थे, इसमें तो इनकी जो है अध्यक्षता की वशिष्ठ ने, ये वशिष्ठ के नेतृत्व में, और इनका युद्ध हुआ विश्वामित्र के नेतृत्व में, विश्वामित्र के नेतृत्व में। तो आर्य थे, भरत वंश के राजा आर्य थे, तो वशिष्ठ ऋषि पहले इनके जो है भरत वंश के जो राजा थे सुदास, तो सुदास के जो मुख्य पुरोहित थे वो विश्वामित्र जी थे।
तो विश्वामित्र जी को किसी भी चीज की बात के लिए सुदास ने इनके पद से जो है इनको पद नियुक्त कर दिया, मतलब पद से हटा दिया, पदच्युत कर दिया। उसके पश्चात में सुदास ने जब इनको हटा दिया तो विश्वामित्र ने 10 राजाओं अनु, यदु, दुहे, पुरु, कुलिंद, जो कुछ राजा थे, इन राजाओं को तुर्वसु, पुरु तुर्वसु, पुरु नहीं है इसमें, तुर्वसु है, तुर्वसु, इसमें है आलिंग, पंत, मक्ख, जो निचली जातियां, यही है 10 राजा है, लेकिन निचली जातियों के राजा, इनको शामिल किया। तो उस समय जब भरत वंश के राजा जो वशिष्ठ है, उन वशिष्ठ जब राजा ने जब अपने इसका राजा का सहयोग किया और विश्वामित्र ने 10 राजाओं को शामिल करके युद्ध किया, जैसे भरत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र को निकाल दिया किसी कारणवश, विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संगठन बनाया। और 10 राजाओं के संगठन ने रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी? रावी, जिसको क्या कहते थे? परुश्री नदी, परुश्री नदी के तट पर जो है इनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास है, इनकी विजय हुई और 10 राजाओं का जो युद्ध का ये संगठन हार गया। तो ये संगठन हार गया। उसके बाद में भरत वंश की जो है कि राजा सुदास की जो सत्ता स्थापित हुई। अब हम बात कर रहे थे वैदिक काल जो है, तो वैदिक काल का भी देखो 2 कालों में बांटा गया है। ऋग्वेदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की जो महत्ता है लगभग 1500 ईस्वी से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल है जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, जिसका कालक्रम 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। 1750 ईस्वी में पतन हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन। और इधर 1500 ईस्वी में आर्यों द्वारा नई सभ्यता, कौन सी सभ्यता? आर्यों द्वारा नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ। तथा उसमें भी उत्थान हुआ तो जो है उत्थान के लिए बता दिया कि भाई इनको आर्य माना। आर्य जो है भाषा सूचक शब्द होता है और आर्यों का जो संवर है, सौप्रो का जो राजा था, आर्य का मतलब होता है भाषा, कि इनकी भाषा के आधार पर। लेकिन भरत वंश के राजा और सुदास का जैसे बताया कि आर्य भी आपस में युद्ध करते थे, इसमें हमारा बताने का था कि आर्य भी आपस में युद्ध करते थे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, आर्यों का भी आपस में युद्ध होता था। अब हम बात करते हैं इनके आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब जब हमारे जब वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य। तो हमको जानना ही है कि इतिहासकारों ने क्या कहा है कि आर्य कहां से आए थे, आर्य कैसे बने, या फिर हम कहते हैं कि भाई अचानक उस सभ्यता का हो नहीं गया। तो अगर हम सोचते हैं कि आर्य आए कहां से, तो आर्यों के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि आर्य की उत्पत्ति के सिद्धांत अलग अलग जो इतिहासकार हैं, जिसमें भारतीय और विदेशी इतिहासकार शामिल हैं, उसमें आर्यों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। तो आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम देखते हैं सबसे पहले चंद्रदास, फिलिप रोसिटी, मैक्स मूलर, आर्कटिक प्रदेश, पामीर का पठार, जर्मनी, घास मैदान आदि अलग अलग जो सिद्धांत है वो दिए गए। इनमें देखो सबसे पहले आता है अविनाश चंद्र दास ने दिया सप्त सैंधव सिद्धांत।
सप्त सैंधव सिद्धांत, सप्त सैंधव सिद्धांत। इसके बाद में फिलिप रोसिटी ने दिया भाषा सिद्धांत, भाषा सिद्धांत। ये सिद्धांत था, मतलब भाषा का सिद्धांत था, मतलब कैसे सिद्धांत कि यूनानी भाषा और संस्कृत भाषा समानता है। जैसे यूनानी और संस्कृत भाषा में जैसे मात्र है तो मात्र अपनी संस्कृत है और इंग्लिश में मदर, पितृ है तो पितृ में फादर, तो मतलब शब्दों में समानता। और फिर उसी के साथ में उसी टाइम जो है जो भारत में अनुवाद विभाग की जो स्थापना हो गई विलियम जोन्स द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी, तो उसमें भारतीय भाषाओं का अध्ययन होने लगा। तो इन भाषाओं के आधार पर मैक्स मुलर ईरान, मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक आर्टिक होम ऑफ सागर, पामी का पठार, दयानंद सरस्वती, जर्मनी घास का मैदान पेंका, राजबली पांडे मध्य प्रदेश, और है गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश। अब देखिए हम बात करते हैं आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत पर। तो आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम देखेंगे कि इन्होंने अपने जो इतिहासकार है, जिनमें भारतीय और विदेशी इतिहासकार दोनों शामिल है, तो अविनाश चंद्र दास ने आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश को जो है इन्होंने आर्य की उत्पत्ति का सिद्धांत माना, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियां जिसमें है व्यास, विपाशा, व्यास, झेलम, रावी, चिनाब, काबुल, कुरुमा आदि नदियों को, मतलब सिंधु और इसकी सहायक नदियों को जो है इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों के निवास का सिद्धांत माना। फिलिप रोसिटी ने भाषा सिद्धांत के आधार पर फिलिप रोसिटी ने सिद्धांत दिया कि यूनानी भाषा जो है लैटिन भाषा होती है, उस यूनानी भाषा और संस्कृत भाषा में समानता है। मतलब यूनानी भाषा जो यूरोपीय लोगों की भाषा है और संस्कृत भाषा में समानता है, क्योंकि उसी समय विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जब की, तो विलियम जोन्स ने देखा कि भारत के जो संस्कृत के जो वर्ड है, उन्होंने वजह से संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद इंग्लिश में करना चालू किया। इंग्लिश के कुछ ग्रंथों को संस्कृत के हिसाब से पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि संस्कृत और यूनानी भाषा के जो कुछ शब्द है लगभग मैच करते हैं। तो भाषा सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बोला कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो यूनान है। फिलिप रोसिटी महोदय के जो भाषा सिद्धांत के आधार पर इन्होंने माना कि आर्यों का मूल निवास यूनान है, क्योंकि आर्यों की भाषा भी वही थी संस्कृत, और यूनान के लोगों की भी भाषा में लगभग समानता थी। तो धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन आया,
वो यूनानी भाषा से संस्कृत भाषा बन गई, तो फिलिप रोसेटी के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यूनान बना। इस मत को भी जो है इसका भी खंडन कहीं ना कहीं जो है सिद्धांत जो इतिहासकारों ने किया, इसका भी खंडन हुआ। बाद में मैक्स मूलर का वो सिद्धांत, मुख्यतः इस सिद्धांत को भारतीय सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि ईरान का और मध्य एशिया, ईरान या मध्य एशिया, मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है मध्य एशिया को भारतीय आर्यों का स्रोत माना जाता है, क्योंकि एक ग्रंथ इनका जो ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता और वैदिक आर्यों का ग्रंथ ऋग्वेद, दोनों एक समान है, तो इसलिए इसको माना जाता है, क्योंकि मध्य एशिया से ही सबसे पहले वहां पर कोई ना कोई चीज है। आर्यों ने अपनी जातीय, मतलब मध्य एशिया के जो लोग थोड़ा बढ़े, तो मध्य एशिया के लोगों ने उस जगह से चलकर एक नई जगह, मतलब भारत में आके इन्होंने एक नई जगह गंगा के मैदान में बसाई, उसको ऋग्वेद कहा गया, क्योंकि मध्य एशिया ही ऐसी जगह, वहां से भारतीय देवता जो एक अभिलेख है बोगज कोई, जिसमें ऋग्वेदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख होता है। तो मध्य एशिया जगह में ऋग्वेदिक देवता क्या कर रहे थे, तो मध्य एशिया जगह से इसका उल्लेख होता है, इसलिए मैक्स मूलर के सिद्धांत को सबसे ज्यादा माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग शक्तिशाली थे, तो आर्य लोग अपनी भुजा और बाहुबल के से युक्त थे। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि शक्तिशाली लोग थे, तो ठंडे प्रदेशों से, मतलब ठंडे प्रदेशों से आर्य लोग आए होंगे, तो इन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में इन्होंने सिद्धांत दिया कि आर्कटिक प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। पामीर के पठार को मूल निवास स्थान माना दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी के खास के मैदान को मारा पेनका महोदय ने, तथा गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने सिद्धांत माना, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने माना दक्षिणी रूस को आर्यों का मुख्य स्थान माना। गंगानाथ झा ने भारत को ब्रह्म ऋषि देश माना, क्योंकि आर्यों ने जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी, तो आर्यों का जो उत्थान है वो ब्रह्म ऋषि देश, जो भारत का जो सिंधु और सरस्वती नदी और गंगा नदी का जो मैदान का जो क्षेत्र है, उसको ब्रह्म ऋषि देश, मतलब ब्राह्मणों की या फिर भारत के जो प्राचीन उस हिसाब से ब्रह्मा की भूमि माना गया। तो उस ब्रह्म ऋषि देश के जो लोग थे वो आर्य थे, और आर्य थे तो उन्होंने नई एक सभ्यता, जिसको वैदिक सभ्यता, प्राचीन और ब्राह्मणवादी सभ्यता का जो है विकास किया, तो उसको ब्रह्म ऋषि देश को राजबली पांडे के अनुसार मध्य प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अब हम आर्यों की सभ्यता और उत्पत्ति के बारे में बात कर चुके हैं। तो आर्यों का जो सिद्धांत है या फिर आर्य है, वैदिक काल है, वो कैसे टिका हुआ है, तो वैदिक काल में हम बात करते हैं 4 वेदों की। आज हम बात करते हैं 4 वेदों की, कि 4 वेदों के आधार पर जो है पूरा वैदिक काल है वो टिका हुआ है। तो 4 वेदों की हम बात करते हैं, तो 4 वेदों में हम शामिल करेंगे आज। देखो, अभी आपसे हमने डिस्कस किया आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो अलग अलग बताया था इतिहासकारों ने, अलग अलग जगह पर अपने अपने सिद्धांत दिए। तो अब हम बात करते हैं, एक जो सारणी टाइप बता देता हूं उसी में समझा देंगे। अब हम बात करते हैं वेद। तो वेद में हम देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। हम सबसे पहले बात ही ऋग्वेद की करते हैं। वेद तो 4 है, वेद है 4, लिख देता हूं, एक बार बता देता हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो टोटल सूक्त है उनकी संख्या है 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिनमें से 11 सूक्त है बालखिल है। क्वेश्चन आ जाता है बालखिल है, तो 11 सूक्त है वो बालखिल है। तो ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हुए? 1101
1017 सूक्त। देखी जाए तो टोटल सूक्त 1028 है, तो 11 सूक्त बालखिल है तो 1017 सूक्त है। ऋग्वेद में 1 से लेकर 10 मंडल है, जिनका मैं बताता हूं। ऋग्वेद में पहला मंडल और 10वां मंडल दोनों बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए, पहले नहीं थे। इनको मंडलों को वंश मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल वंश मंडल भी कहा जाता है, इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल, इनके रचनाकार हैं ग्रह, समद, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। इनके रचनाकार 2 से 7 मंडल। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व ऋषि को, किसको? कण्व ऋषि को समर्पित है। कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है देवता, 9वां मंडल देवता सोम को, देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में हो गए 10 मंडल। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिक, हो गया। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र होता था, ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र कहा जाता था। इसको ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब देखिए खुले खुले मैं आपको समझा देता हूं। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में टोटल सूक्त है कितने? 1028 सूक्त, जिसमें से 11 सूक्त है वो बालखिल है और बाकी के सूत्र बचे कितने? 1017। ऋग्वेद में जो मंडल है, ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल। तो ऋग्वेद में 1 से 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया और बाद में जोड़े गए 10वें मंडल को, इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। और इसी मंडल में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्ण उत्पत्ति, जो सुना है ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले, हाथों से क्षत्रिय और जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो उस पुरुष जो है पुरुष सूक्त है, उसी में इस चीज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के वंश मंडल बोला है तो 2 से 7 मंडल है, जो अलग अलग गोत्र के ऋषि ग्रह, समद, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि ने 2 से 7 मंडल की रचना की। कण्व ऋषि को समर्पित है ऋग्वेद का 8वां मंडल। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जो सोम एक नशीला पेय पदार्थ था जो मूजवंत पर्वत पर मिलता था, तो देवता सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशिक की। ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद, उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के जो पाठ करते थे उसको होत्र कहा जाता था। तो अब हमने देखा ऋग्वेद। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बाद में सामवेद। ऋग्वेद के बाद में हम चर्चा करते हैं सामवेद। तो सामवेद में हम देखेंगे सामवेद शाखा है इसकी कौथुन, रामायणीय और जैमिनी। ब्राह्मण है पंचविश,
औत्तांडय। पाठ करता था इसका उद्गाता। संगीत का वेद है, सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है। पाठ करता था उद्गाता। उपवेद है इसका गंधर्व वेद। गंधर्व वेद उपने वेद है तथा इसमें 1549 ऋचाएं हैं। 1549 ऋचाएं हैं, 75 स्वतंत्र हैं। देखो हम बात कर रहे हैं सामवेद की, तो सामवेद का जो है, सामवेद है ऋग्वेद का ही जो है एक दूसरा रूप है सामवेद। ऋग्वेद में जो श्लोक है, ऋग्वेद को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ऋग्वेद में जो संगीत है उनसे रिलेटेड जो प्रक्रिया है उनको बना दिया सामवेद। तो ऋग्वेद के जो सामवेद है इसको संगीत का वेद कहा जाता है, संगीत का वेद कहा जाता है। इसका जो पाठ करता है उसको उद्गाता कहते हैं। इसका सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। इसकी सामवेद की शाखा है कौथुम, रामायणी और जैमिनी, और ब्राह्मण ग्रंथ है इसके पंचविश और षड्विश। ऋग्वेद में जो टोटल सामवेद में ऋचाएं हैं 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 स्वतंत्र है। बाकी की पूरी कहां से लगती? ऋग्वेद से उठा के ऐसी ऐसी ऋचाओं को रख दिया गया। 75 स्वतंत्र ऋचाएं, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं उल्लेख 1549 में से बाकी जो ऋचाएं हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यजुर्वेद। सामवेद के बाद में हम बात करेंगे हम यजुर्वेद और अथर्ववेद, दोनों एक साथ चल हो जाएगा। गद्य और पद्य का वेद, काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, वाजसनेयी, गद्य और पद्य, शुक्ल और कृष्ण। देखो यजुर्वेद है उसको जो है, यजुर्वेद है यज्ञ और कर्मकांड और अनुष्ठान जो होते थे, जो वैदिक काल में जो कर्मकांड, अनुष्ठान और जो भी जो चीजें की जाती थी, वो जो भी धार्मिक कार्यकलाप होते थे या जो भी सारी चीजें की जाती थी, उनका जो कार्यक्रम जो होता था वो यजुर्वेद में सम्मिलित होता था। तो कर्मकांड और अनुष्ठान से जो संबंधित जो वेद है वो यजुर्वेद है। इसमें और वेद सारे जो है पद्य में रचे हुए या फिर कोई गद्य में रचा हुआ है, लेकिन ये यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है। काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी इसकी सरपत जो है इसकी शुक्ल यजुर्वेद की, और कृष्ण है काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद की, और वाजसनेयी है शुक्ल यजुर्वेद की इसकी शाखा है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, इसका शतपथ जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। उपवेद है धनुर्वेद, और पाठ करने वाला है यजुर्वेद का अथर्ववेद। अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद त्रयी में गणना नहीं होती है इसकी। तीन जो वेद है उन वेद त्रयी में इसकी गणना, वेद त्रयी में गणना नहीं होती।
अथर्ववेद की, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वेद त्रयी में अथर्ववेद की गणना नहीं होती। 711 अथर्ववेद में सूक्त है, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का, तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में होता है। ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपथ, एक इकलौता ब्राह्मण है इसका गोपथ, और गोपथ ब्राह्मण के अलावा इसका जो पाठ करता है वो है ब्रह्मा। अथर्ववेद का पाठ करने वाले को जो है ब्रह्मा कहा जाता था। अब इसका जो और इसका उपवेद है वो है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अब हमने देखो वेदों के बारे में बात कर ली। अब हमने यहाँ पर क्लास में देखा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें हमने जो वेदों हैं उनके बारे में बात करी। अब हम देखते हैं वैदिक ग्रंथ और कौन कौन से, मतलब वैदिक काल में और क्या क्या चीज मिली। तो वैदिक काल में मैंने जैसे प्राचीन भारत के उस इतिहास के स्रोत है उसमें साहित्यिक स्रोतों में इस चीज के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अब दोबारा से बता देता हूं। उसमें है उपनिषद, ये वैदिक काल के ही जो वैदिक जो काल है उसी के भाग है। उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और वेदांत, ये वेदों के ही रिलेटेड है। मतलब वेदों का पाठ करने के लिए वेदों से 4 वेद है, तो चारों वेदों का कहीं ना कहीं इनसे जो है तादाद में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें चारों में कहीं ना कहीं चारों का तादाद में, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषदों में भी वैदिक कालों की बात होती है, आरण्यक भी जो है वेदों का पाठ करने के लिए जंगलों में जाने वाले के आरण्यक, और वेदांग में 6 वेदांग जैसे शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद। तो वेदों का पाठ करने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई। तो अब हमारी क्लास आज होती है यहीं पे। अब हम अगला जो क्लास है उसमें टॉपिक पे हम बात करेंगे वैदिक काल के विशेषताएं, या वैदिक काल की जो समाज है तो वैदिक काल की विशेषताएं। हमने बता दिया वैदिक काल के जो आर्य है, तो वैदिक काल के निर्माता कौन थे? आर्य। आर्यों की उत्पत्ति बता दी। तो आर्यों की उत्पत्ति के बाद में हमने बात की वैदिक काल के जो है, वैदिक काल है तो वैदिक काल में क्या चलता है, मतलब वैदिक काल है क्या ऐसा? तो वैदिक है, वेदों से निर्मित काल को वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल में हमने वेदों के बारे में थोड़ी जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हमने देखा कि वेदों के ब्राह्मण कौन से हैं, इनके उपवेद कौन से, वेदों के पाठ कौन लोग करते हैं, या फिर ऋग्वेद में किसका उल्लेख होता है, सामवेद में किसका होता है, यजुर्वेद में किसका होता है, अथर्ववेद में किसका होता है, इस बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कल वैदिक काल की विशेषताओं पर। तो अब हम कल जो अब अगली क्लास में देखेंगे हमारे वैदिक काल की विशेषताएं। नमस्कार।